गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। कोई नहीं आने वाला था। लास्ट हम लोग रेशियो स्केल कर रहे थे। यस मैम। रेशियो स्केल में हम लोग रेशियो के फॉर्म में डिवाइड करते हैं, जैसे 2:3। जैसे इसमें अगर आप समझे तो ये कुछ ऐसा है, जैसे डिवीजन में हम करते हैं ना, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, कुछ टर्म से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो स्केलिंग जो है वो इंक्रीमेंट होता चला जाता है। मान लो कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट, उस पॉइंट को आप ले रहे हो और दूसरा पॉइंट उससे जस्ट मल्टीपल 1 और 2 मल्टीपल 2 टाइम्स मल्टीपल ले लिया, सपोज 3 टाइम्स मल्टीपल ले लिया, 4 टाइम्स मल्टीपल ले लिया, या फिर डिवाइड कर रहे हैं तो जहाँ मल्टीप्लिकेशन डिवीजन वाला टर्म आ जाता है वहां से रेशियो स्केल का डिवीजन होता है। जैसे देखिए ये जो है इट इज अ स्पेशल काइंड ऑफ स्केल जहाँ पे 0 पॉइंट आ जाएगा। सपोज मल्टीपल मैंने कहा, मल्टीपल और डिवीजन वाला, तो 0 पॉइंट हमेशा आ जाएगा जो एक पर्टिकुलर मिड पॉइंट जो है वो 0 पॉइंट है, और ये हमेशा रहेगा इन केस ऑफ रेशियो स्केल। इसके हेल्प से हम लोग जो भी डिस्टेंस, हाइट, वेट, जो भी टर्म मेजर करते हैं वो सारा का सारा कर सकते हैं। और यहाँ पे देखो हमेशा इट इज पॉसिबल टू से हाउ मेनी टाइम्स ग्रेटर और स्मॉलर एन ऑब्जेक्ट एज कंपेयर टू द अदर। जैसे 5 टाइम्स, 10 टाइम्स, एज, पॉपुलेशन, कुछ भी बात कर रहे हैं तो उसमें 5 टाइम्स, 10 टाइम्स ऐसा कुछ चेंज हो रहा है, इन दैट केस हम बोल रेशियो स्केल यूज कर सकते हैं। एग्जाम्पल भी दिया है, इन दिस ईयर फॉर प्रोडक्ट ए आर ट्वाइस द सेल ऑफ द सेम प्रोडक्ट लास्ट ईयर। अगर ऐसा कंपैरेटिव स्टडी वाला टर्म है और आप मल्टीपल और डिवीजन में भी लेते हैं बहुत सारे केसेस में, बट हम लोग डिवीजन में कॉम्प्लिकेटेड ज़्यादा हो जाता है तो हम लोग यूज़ बहुत ज़्यादा नहीं करते, बट वो भी किया जाता है। इसमें स्टैटिस्टिकल इम्प्लीकेशन देखें तो ये रेशियो स्केल जो है, हाँ, वो सारा का सारा डेटा, मतलब मीन, मीडियन, मोड, जितना भी आप कैलकुलेशन कर सकते हैं स्टैटिस्टिकल कैलकुलेशन, वो सारा इस पे परफॉर्म हो सकता है। सो रेशियो स्केल अगर कहा जाए तो ये बाकी जो भी स्केल्स आपने पढ़ा है उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और ज़्यादा यूजफुल है। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं स्केलिंग टेक्निक, जो कि कंपैरेटिव और नॉन कंपैरेटिव की बात कर रहा है। दो अलग अलग ऑब्जेक्ट्स को कंपेयर, जैसे हाइट और वेट को कंपेयर करते हैं, दोनों अलग अलग टर्म्स है। एक वेट आपका दे रहे हैं केजी में, एक का यूनिट लेंथ, हाइट दे रहे हैं अलग, और इस तरह से हम कंपेयर कर रहे हैं, तब कैसे हम कंपैरिजन कर सकते हैं, और अगर टेक्निक इस्तेमाल करेंगे तो किस तरह का स्केलिंग टेक्निक इस्तेमाल करेंगे। सो हमारे पास स्केलिंग टेक्निक जो है वो 2 पार्ट में डिवाइड होता है, दैट इज कंपैरेटिव एंड नॉन कंपैरेटिव। जो कंपैरेटिव टेक्निक है उसमें आपको पेयर्ड कंपैरिजन, रैंक ऑर्डर ऑब्वियसली आपने जो किया है वो रैंकिंग और ऑर्डरिंग क्या है, कंपैरिजन ही है, और कांस्टेंट सम, ये 3 मेथड है जो कंपैरेटिव स्टडी में स्टडी किया जाता है। ठीक है, ये 3 तरीका कंपैरेटिव स्केल का है। यस मैम। इसमें कंटिन्यूअस रेटिंग स्केल, आइटमाइज रेटिंग स्केल, लिंकर्ड स्केल जो बहुत ज़्यादा यूजफुल होता है सोशल साइंस में, सिमेट्रिक, डिफरेंशियल और स्टेपल, ये 4 केसेस हैं। पहले तो कंटिन्यूअस और आइटमाइज दोनों अलग अलग 2 पार्ट में डिवाइड किया, एंड कंटिन्यूअस एक सिंपल फॉर्म ही होगा, आइटमाइज जो है वो है लिंकर्ड, सिमेट्रिक एंड स्टेपल। तो इसमें हम लोग पहले कंपैरेटिव देख लेते हैं क्या है, देन नॉन कंपैरेटिव की बात करेंगे। सो कंपैरेटिव स्केलिंग टेक्निक का फर्स्ट है पेयर्ड कंपैरिजन। सो आपको एक पूरा लिस्ट ऑफ टर्म दिया रहेगा, बहुत सारे आइटम्स दिए जाएंगे, और आप उसमें से कौन सा ब्रांड पसंद करते हैं, किसको प्रेफर करेंगे, ये क्वेश्चन पूछा जाए। सो इन दैट केस पेयर्ड कंपैरिजन होगा। अगर 2 में लेना है तो किसको ले रहे हो, कौन सा यूजफुल है आपके लिए, कौन सा ज़्यादा आपको पसंद है, लाइक ऐसा कुछ। तो अब अगर हम दे रहे हैं तो पेयर्ड कंपैरिजन हमारे पास आ जाएगा। बहुत सारे टर्म्स में से एक लेना है या फिर किसी 2 में से एक टर्म लेना है, इन दैट केस हम पेयर्ड कंपैरिजन यूज करते हैं। अब देखो जितना भी टर्म था, हमारे पास कितने आइटम्स थे, पेयर्ड कंपैरिजन है, पेयर के फॉर्म में होगा, टोटल 5 आइटम्स है, तो पेयर्स कितने बनेंगे, एक पर्टिकुलर सेट लीजिए ए, उसका 4 के साथ कॉम्बिनेशन बनेगा। लॉजिकली इस चीज को समझिएगा, देखिए ए जो है उसका कॉम्बिनेशन कितने के साथ बनने वाला है, 4, तो पेयर कितना बना,
4। इसी तरह बी ले लो, बी का पेयरिंग करेंगे तो कितनों के साथ बनने वाला है? बाकी के 4 के साथ, लेकिन ए के साथ ऑलरेडी बन चुका है, आप उसको रिमूव भी कर सकते हैं क्योंकि वो रिपीटेड हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना कंपैरिजन बनेगा बता सकते हो हमें? यस मैम। कितना पेयर्स बन सकता है? अगर ऐसे सिंपल अगर हम निकालना चाहें तो ए का पेयरिंग 4 के साथ बनेगा, ए बी, ए सी, ए डी एंड ए। तो ए की पेयर यस के साथ बनी 4 पेयरिंग। फिर बी यस मैम। पेयर बनाना चाहें तो क्या होगा? बी सी, बी डी, बी एंड डी। बी। ए बी यस ऑलरेडी बन चुका है, तो रिपीटेड रहेगा तो ले भी सकते हैं, नहीं तो नहीं भी लेंगे। ठीक है, तो यस मैम। इसमें 3 बनेगा। नेक्स्ट आप सी ले लो, क्या बनेगा? सी के साथ सी डी एंड सी ई 2। नेक्स्ट यस मैम। डी ई। ठीक है, इस तरह से पेयरिंग बनेगा। तो पेयरिंग बनाने के बाद ही हमें कंपैरिजन देना है। अब देखो इसमें नंबर ऑफ पेयर्स का फॉर्मूला याद ही रखिए तो बेटर है। n(n-1/2) जितने भी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, जितने भी नंबर ऑफ आइटम्स है, दैट इज 5 था यहाँ पे ABCDE, सो 5 × 5 - 1/2, सो 2। ये 5 × 5 - 1 कितना आ रहा है? 5 - 1 जो होगा दैट इज 4, 4/2, 5 2 10 होगा ना? यस मैम। गलत लिखा है ना? 4 5। यस मैम, 10 होना चाहिए। इतना पेयर ऑफ 2 बनेगा, है ना? टोटल 10 पेयर्स हमारे पास बनेंगे। जो हम लोग अभी करके भी देख रहे थे तो इतना ही हो रहा था। फर्स्ट के लिए कितना बन रहा था आपके पास? 4 पेयर्स। यस मैम। 3 पेयर्स, then 2, then 1, 1 3 7, 7 2 9 and 1 10। 1 10 तो 10 पेयर्स कितने के बने हैं? ऑफ 2, 10 पेयर्स 2। ऑफ 2। सो ए बी, ए सी, ए डी, ए ई, मैंने ये चार्ट पहले ही बता दिया आपको शुरू में, है ना? यस बी के साथ ए, ऑलरेडी ए का पेयरिंग हो चुका है, तो देन बी के साथ सी का पेयरिंग होगा, बी के साथ डी। बी सी बी डी बी ई हाँ, सी के साथ सी डी डी बच सी जाता ई है और 2 डी के साथ लास्ट टर्म बचता है। 1। तो इतना ही पेयरिंग बनेगा। यस मैम। ये जो टोटल पेयरिंग बना है 15, इसके बेसिस पे आपको कैलकुलेशन करना है। कैलकुलेशन सिर्फ आपको जो इसमें से पसंद था उसके बेसिस पे नहीं होगा। ये कैसे होगा? टोटल सैंपल्स, अच्छा सैंपल्स पढ़े हो? नहीं, सैंपल्स नहीं पढ़े। नो मैम। नो मैम। ये सिर्फ पेयरिंग में है, पेयरिंग से ही सैम्पलिंग शुरू होता है, सैम्पलिंग का कॉन्सेप्ट। ये जो 10 पेयर्स बने हैं इन हमारे पास, ये 10 पेयर्स का सारा कंपैरिजन हम आपस में हम करेंगे, तब इसी तरह उसके बाद स्टडी करना है। अब देखो इसी तरह अगर एग्जांपल हमारे पास 15 ब्रांड्स होंगे तो 15 का सबका कंपैरिजन जितना भी बनेगा बना के देख सकते हो। 15 × 15 - 1 दैट इज 14/2। तो 14 आपका 7 कितना आ जाएगा? 105 पेयर्स बन जाएंगे इसी फॉर्म। यस मैम। 15 7 2 कैलकुलेट 15 7 जा 105, तो 105 पेयर्स बनेंगे और उसके बेसिस पे हमें इसे सॉल्व करना होगा। ठीक है, और ये पेयर्ड लिखा ही है, बहुत आसान है। कंपैरेटिव स्केल में पेयर्ड कंपैरिजन करना है, मतलब पेयरिंग बना के ही कंपैरिजन करना है। देन इस केस में अब देखिए इसी तरह एक एग्जाम्पल भी दिया है फॉर ईच पेयर ऑफ प्रोफेसर, प्लीज इंडिकेट द प्रोफेसर बाय होम। ये तो खैर एग्जाम्पल इसी का देखना जरूरी नहीं है। डे, पार्कर, थॉमस, देखो इसमें कैसे पेयरिंग किया है। ये 3 दिन, ये 4 है, ठीक है, और ये आपका डेज दिया हुआ है। ये चारों का इन 4 मतलब इन 4 का खुद से ही पेयरिंग दिया हुआ है, इन चारों का आपस में। एक का प्रेजेंस, सेकेंड प्रेजेंस, एक एब्सेंस। देखो यहाँ पे शायद मिसप्रिंट है, यहाँ होना चाहिए 1, अदरवाइज नहीं होगा ये वैलिड। क्योंकि नो मैम, वो ब्लैंक ही रहेगा ना, 0 हो जाएगा। हाँ 0, पेयर्ड कंपैरिजन है ना, तो पेयर के फॉर्म में चाहिए, ये 0 आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा। ऑफ आइटम्स प्रेफर्ड, वो स्ट्रेट लिख दिया 1 1 1 3, और डे लिख दिया 1, और पार्कर लिख दिया 1 1 2, थॉमस 0।
वो स्ट्रेट वाला करके थे। बट इस केस में तो पेयरिंग का टर्म जो कॉन्सेप्ट बता रहा है, प्रेजेंस ऑफ पेयरिंग की बात कर रहा है ना, तो 0 1 के फॉर्म में ही होना चाहिए। यस मैम। बाकी फॉर्म तो होना ही नहीं चाहिए क्या? लॉजिकली वो टर्म है नहीं, ये खुद पे नहीं है। यस मैम। तो एक ने देने दिया, पार्टनर ने दिया, फंक्शन ने दिया, तीनों ने दे दिया है, देन इसका टोटल प्रेफरेंस ये हो गया है। इसमें आपको बाकी में नहीं दिया गया, इसमें दिया गया है, देन 1। इस केस में 2 ने दिया है, दैट केस ये, और इस केस में किसी ने नहीं प्रेफर किया, देन आप कौन सा प्रेफर करेंगे, ये उसके बेसिस पे। ठीक है, ये भी कर लेंगे। एंड हमारे पास है रैंक ऑर्डर, रैंक की ऑर्डर। यस मैम। रिस्पोंडेंट आर प्रेजेंटेड विद सेवरल। अच्छा, ये तो रैंकिंग वाला हम लोगों को पता है, रैंक ऑर्डर करना है बस। जो भी टर्म है उसको ऑर्डर्ड वे में अरेंज कर देना है, मैक्सिमम ऑर्डिनल नंबर में। जो भी है हमारे पास टर्म्स, सबको सबका रैंकिंग कर दो या फिर ऑर्डरिंग कर दो। रैंकिंग और ऑर्डरिंग सेम ही है। डेटा ऑब्टेन जो मिलेगा वो ऑब्वियसली ऑर्डिनल हो जाएगा, और हमें यहाँ पे रैंकिंग के टर्म में इंफॉर्मेशन मिलने वाला है, जो भी टर्म में। देखिए रैंकिंग ऑर्डर में यहाँ पे अगर देखें तो रैंकिंग जो ये आया था फर्स्ट का, वो क्या आया था, फर्स्ट, थर्ड एंड सेकंड, फोर्थ। इसी चीज का एग्जांपल ले लीजिए। फर्स्ट रैंक इसका होगा, सेकंड रैंक पार्कर, थर्ड रैंक डे एंड फोर्थ रैंक थॉमस। यस मैम। ऑन द बेसिस ऑफ मतलब जो भी रिस्पोंडेंट का जो रिजल्ट आने वाला है। सो फर्स्ट रैंक, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, जो भी रैंक आया वो। सबसे लास्ट रैंक इसका आया बिकॉज इसकी वोटिंग सबसे कम थी। सो वो इसके हिसाब से जब अरेंज हम कर देंगे देन रैंकिंग। और ये चीज़ आपको यहाँ पे दिख ही गया होगा, ये कहीं ना कहीं जो टर्म था, ये जो कंपेरेटिव स्केल वाला, ये नॉमिनल वाला टर्म है जो पेयर्ड फॉर्म में हम कर रहे हैं। ये रैंक यस। है, उसी पेयर्ड फॉर्म को, नॉमिनल को हमने कन्वर्ट कर दिया रैंक में। सो ये टर्म आपका जो है रैंकिंग वाला केस आ गया, ये वाला टर्म है ना। बस यही है। तो रैंकिंग में हमें बस रैंक सम के ऑर्डर के फॉर्म में अरेंज कर देना है, देन अप्लाई करना है जो भी आप टर्म अप्लाई करने वाले हैं वो। थर्ड आ गया फिर कांस्टेंट सम स्केलिंग। कांस्टेंट सम स्केलिंग क्या बोल रहा है, द टर्म इज कांस्टेंट सम। कुछ टर्म एक है कांस्टेंट जो आप एलोकेट कर रहे हैं सब में। जैसे देखो, रिस्पोंडेंट्स आर आस्क्ड टू एलोकेट अ कांस्टेंट सम ऑफ यूनिट अमंग अ सेट ऑफ स्टिमुलस ऑब्जेक्ट। जो आपके पास है कुछ अमाउंट, कुछ टर्म, कुछ ये है जो आपने उसमें सब में ऐड किया है। तो यूनिट एलोकेटेड रिप्रेजेंट द इम्पोर्टेंस ऑफ importance attached to the object. Data obtained are interval in nature, allows the fine discrimination among the alternative. देखो, जो कांस्टेंट सम मींस ए पर्टिकुलर कांस्टेंट, कुछ भी पर्टिकुलर कांस्टेंट ले लेंगे, कुछ अमाउंट, कुछ रेटिंग अपनी मर्जी से दे रहे हैं, उसमें सम कर रहे हैं जो भी क्राइटेरियन ऑलरेडी है, जो एग्जिस्टिंग टर्म है। मान लो कुछ, सपोज आपके पास कुछ अमाउंट है पहले से और आपने उसमें कुछ ऐड कर दिया, एक कांस्टेंट टर्म ऐड कर दिया, तब हम फिर फर्दर जो स्केलिंग कर रहे हैं उसको हम कांस्टेंट सम स्केलिंग बोल रहे हैं। कुछ भी टर्म है जो ऐड करके फिर हम टर्म ऐड मतलब कैलकुलेशन फर्दर कर रहे हैं, कांस्टेंट सम उसी में आ जाता है। जैसे देखिए केस में दिया है प्रॉब्लम हमारा वही 4 मार्केटिंग 3 aspects स्टूडेंट टिपिकली फॉर प्लीज असाइन ए नंबर, प्लीज असाइन ए नंबर, एक पर्टिकुलर नंबर असाइन करना है दैट रिफ्लेक्ट्स हाउ वेल यू बिलीव ईच इंस्ट्रक्टर परफॉर्म्स ऑन द एस्पेक्ट। हायर नंबर्स रिप्रेजेंट हायर स्कोर, जो भी टर्म्स है उसके बेसिस पे। अब देखो यहाँ पे ये जो टर्म है उसमें नंबर्स हमें देना है टोटल, क्या है टोटल मार्क्स में आप कितने कितने मार्क्स, टोटल मार्क्स सपोज मान लो 100 है, उस 100 में आप कितने इन चारों को मार्किंग देंगे, इसके बेसिस पे, जो रैंकिंग था उसके बेसिस पे, या जो भी आपने परफॉर्मेंस देखा है उसके बेसिस पे। तो इनको मार्किंग मिला, इनको मार्किंग मिला, इनको भी मार्किंग दिया गया, इनको भी कुछ मार्किंग दिया गया।
और टोटल मार्किंग फिक्स होना चाहिए, ये कांस्टेंट होगा और हर केस में कांस्टेंट होगा। और बाकी भी एग्जांपल दे दिया है, फेयरनेस का इसमें दे दिया है 25 25, ये जो भी है टोटल 100 फिक्स, टोटल 100 फिक्स। अब कितने कितने मार्क्स आप दे रहे हो बाकी में, जैसे मान लो टोटल मार्क्स आपके पास 100 है, अलग अलग ब्रांड को आप नंबर दे रहे हो। किसी जो वो क्या था हमारे पास सोप का जो ब्रांड था, लिरिल, हमाम, यस मैम। वो सब था, उसमें आपको मार्किंग देना है कि सबको कितना मार्किंग दोगे 100 में। और एक ही 100 मार्क्स है जिसको अलग अलग सेगमेंट में आपको डिवाइड करना है, क्योंकि लास्ट जो टर्म है वो कांस्टेंट सम ही आना चाहिए। तो ये टर्म चेंज नहीं होगा, ये जो 100 है वो हर केस में 100 ही रहेगा। 200 का मार्किंग कर रहे हैं तो 200 ही चाहिए। जैसे पास मार्क्स वगैरह आता है ना किसी का एग्जाम में, टोटल इतने मार्क्स हैं आपका इस पार्ट में, इस सेगमेंट में डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो कांस्टेंट स्केलिंग ये है, इतने में से कितना नंबर दिया। और कभी कभी ऐसा भी देखते होंगे टोटल 100 में से इसका मार्किंग ही सिर्फ किया जाता है, टोटल 30 में आप इसको कितना देंगे, टोटल 30 में आप इसको कितना देंगे, टोटल 30 में आप इसको कितना देंगे। और कभी कभी क्या है टोटल 100 में इन सबको कितना कितना मार्किंग देंगे। तो टोटल 100 में इन सबको कितना कितना मार्किंग देंगे, दैट इज कांस्टेंट सम स्केलिंग। सबके लिए अलग अलग मार्क्स है तो वो फिर कांस्टेंट सम स्केलिंग नहीं होगा। सो हमारे पास क्या क्या टर्म था, कंपेरेटिव, सॉरी नॉन कंपेरेटिव था ना, कंपेरेटिव। कंपेरेटिव में हमारे पास पेयर्ड कंपैरिजन है, जिसमें हमारे पास जितने भी प्रोडक्ट हैं हम उसे पेयर्ड में कन्वर्ट करेंगे और उसके बेसिस पे स्केलिंग करेंगे, उसके बेसिस पे हम उसका जो भी मीन मीडियन मोड वगैरह जो भी निकाल सकते हैं वो निकालेंगे। पेयर्ड कंपैरिजन के बाद हमारे पास रैंक ऑर्डर है, तो जो भी पेयरिंग में कर चुके हो एग्जैक्टली उसी का हम रैंकिंग और ऑर्डरिंग कर लेंगे, सेकंड स्टेप में ये खत्म हो जाएगा। एंड थर्ड में हम उन सबको एक कांस्टेंट टर्म ऐड करेंगे, कांस्टेंट नंबर होगा हमारे पास, उसमें से हम डिफरेंट डिफरेंट मार्क्स देंगे सबको। तो ये कांस्टेंट सम स्केलिंग हो गया। इसके बाद अब जब भी आप कंपैरिजन करेंगे बिटवीन टू ब्रांड्स, बिटवीन टू डिफरेंट कमोडिटीज, तब आप कंपैरेटिव स्केल इस्तेमाल करेंगे। लेकिन जब आप कंपैरिजन नहीं करेंगे तब कौन सा स्केल इस्तेमाल करेंगे, अब हम लोग वो देखते हैं, दैट इज नॉन कंपैरेटिव स्केल। मतलब आपके पास जो डेटा है एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट का डेटा है, 10 साल का, 20 साल का, या फिर कुछ भी पर्टिकुलर ईयर का, आप सिर्फ उसको स्टडी कर रहे हैं, आपका फोकस ऑफ स्टडी जो है सिर्फ वही है, तब आप कैसे करेंगे। जहाँ कंपैरिजन होगा जो कि मार्केटिंग के फील्ड में ज़्यादा होता है, अलग अलग ब्रांड्स का कंपैरिजन करते हैं, रैंकिंग करते हैं, तब हम लोग ये कंपैरेटिव देखते हैं। नॉन कंपैरेटिव में फिर क्या है वो देखते हैं। इसमें कंटिन्यूअस जो होगा वो कहीं ना कहीं इंटरवल स्केल आ जाएगा, देख लो क्या है। नॉन कंपैरेटिव में ये लिंकर्ट स्केल सबसे ज़्यादा यूज होने वाला स्केल है, ये चीज़ देखना आप अगर, यस मैम। हाँ, कभी भी कुछ मार्केटिंग से रिलेटेड या सोशल साइंस से रिलेटेड या इकोनॉमिक्स से रिलेटेड या फिर जितना भी सोशल स्टडी ले लो, सोशल और पॉपुलेशन स्टडी की बात करें तो सबसे ज़्यादा यूजफुल जो है वो लिंकर्ट स्केल होता है, क्योंकि ये क्वांटिटेटिव डेटा को ना क्वालिटेटिव डेटा, सॉरी क्वालिटेटिव डेटा को ना क्वांटिटेटिव डेटा में कन्वर्ट करता है, और ये बहुत ज़्यादा यूज जाता है। जब कंटिन्यूअस रेटिंग स्केल में लिंकर्ट स्केल जो है, देखो वो क्या देता है, ये 5 पॉइंट्स डिवाइड करता है, disagree, strongly disagree, neither disagree, not neither agree, not disagree, agree और strongly agree। ये 5 पॉइंट्स में डिवाइड करता है आपके ओपिनियन को। जैसे मान लीजिए गवर्नमेंट इज डूइंग गुड वर्क, आप इस स्टेटमेंट को स्ट्रांगली डिसएग्री करते हैं, डिसएग्री करते हैं, नाइदर एग्री, नॉट डिसएग्री, एग्री करते हैं या स्ट्रांगली एग्री करते हैं, इस तरह से आपसे ओपिनियन पूछा जाएगा। और इन सब में नंबर देना, इन सब में वो करना आपके लिए बहुत सारे केसेस में पॉसिबल नहीं होगा, क्या मार्किंग करें, है ना। तो ये जो केस होता है, जैसे मान लो आपका लाइफस्टाइल क्या है, इफेक्टिव, आपको क्या लगता है आपका लाइफस्टाइल बहुत इफेक्टिव है, तो एग्री, डिसएग्री, वन डे डिसएग्री, जो भी टर्म है आप इस तरह से डिफाइन करना हर केस में पॉसिबल है। जितना भी क्वालिटेटिव हो सकता है, आपको नंबर देने बोला जाए तो आप उस चीज को बहुत ज्यादा डिटेल में ना समझ पाओ कि नंबर का जो है मार्किंग, जो आप मान लो कभी कभी होता क्या है कि स्ट्रांगली डिसएग्री के लिए मान लीजिए हमको देना है 2+, लेकिन स्ट्रांगली डिसएग्री -2,
लेकिन ये चीज समझ में आए तब ना कि नंबर हम किसके बेसिस पे दे रहे हैं। जैसे हमारे पास क्वेश्चन आप पढ़ते भी होंगे तो एग्जाम में मान लो 10 मार्क्स का क्वेश्चन आया और क्वेश्चन में 2-3 क्वेश्चन कभी कभी इन्वॉल्व होता है, जैसे डिफाइन, Yes, ma'am. फॉर्मूला राइटिंग और वो सब टर्म जो है उसके बेसिस पे, उस स्टेप के बेसिस पे नंबर मिलता है। लेकिन Yes, ma'am. नंबरिंग अगर हम कर देते हैं ना तो वो नंबरिंग करना बहुत लोगों के लिए बहुत आसान हो जाता है अगर आप नंबर से डील करते हैं तो। लेकिन बहुत लोगों के लिए समझना ही मुश्किल होता है कि 10 नंबर का क्वेश्चन है और डिफाइन बोल रहा है, उसमें फॉर्मूला लिखे ना लिखे, यूजेस और एक्सप्लेन करने बोला है, तो सारे टर्म पे कितना कितना मार्किंग होगा, ये डिफाइन करना मुश्किल होता है। Skill होता है. या फिर बहुत सारे केसेस में कहो तो आप इस तरह से किसी चीज में, इस स्टेटमेंट में ही, जैसे मैंने कहा, आपको क्या लगता है गवर्नमेंट इज डूइंग गुड वर्क और नॉट, अब इसमें आप नंबर दीजिएगा तो पता नहीं, आप हो सकता है आप 100 में नंबर दें, हम बोल रहे हैं 10 में नंबर दो, कोई और 20 में नंबर दे दे, ऐसा हो सकता है। लेकिन अगर हम ऐसा करेंगे तो पता चला सबका जो रेट था, स्केलिंग था, वो तो डिफरेंट डिफरेंट हो गया, हमारे पास रिजल्ट जो आया वो कुछ और टर्म में आ रहा है। और क्वालिटेटिव डेटा का अगर स्टडी करना है तो हमारे पास ये जो लिंकर्ट स्केल है और ये जो 5 पॉइंट्स है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसी के बेसिस पे, जैसे देखिए यहाँ पे दिया ही हुआ है, सेल्समैन एट शॉपिंग मॉल आर कोर्टियस, इस बात से आप एग्री करते हैं, नहीं करते, नाइदर एग्री नॉट डिसएग्री, एग्री और स्ट्रांगली एग्री। अब इस पे आपको ओपिनियन देना कितना आसान हो जाता है, लिंकर्ट स्केल का यूज बहुत आसान हो जाता है, बताओ है या नहीं? Yes, ma'am. आपको इस पे भी ओपिनियन दे, इस पे देना इस तरह के केसेस में ना बहुत आसान हो जाता है। जैसे देखिए, शॉपिंग मॉल डजंट हैव इनफ पार्किंग स्पेस, एग्री डिसएग्री और व्हाटएवर, जो भी आप करना चाहें आराम से कर सकते हैं। और इसमें 0 पॉइंट, ये जो है ना, एक टर्म था जीरो, मीनिंगफुल जीरो वाला, रेशियो स्केल वाला, ये Yes, ma'am. point है, ये 0 पॉइंट ही की तरह ही डील हो रहा है कहीं ना कहीं, नाइदर एग्री नॉट डिसएग्री। इससे Yes. पॉजिटिव डायरेक्शन में 2 पॉजिटिव है, इससे नेगेटिव डायरेक्शन में 2 नेगेटिव आ रहे हैं। देखो जैसे यहाँ लिखा है लाइक नंबर +2 -2 +2 +1 0 -1 -2, यही रेंज यूज होता है। स्मॉल हैज वाइड रेंज ऑफ प्रोजेक्ट, आप इस पे भी एग्री करते हैं, डिसएग्री करते हैं। और ये जो टर्म, तो लिंकर्ट स्केल का अगर यूज करना चाहें, बट बेसिकली ये सोशल साइंस में ज्यादा यूजफुल होता है, सोशल, एजुकेशनल, साइकोलॉजिकल, जहाँ टर्म्स आ जाते हैं वहां पे लिंकर्ट स्केल जो है वो बहुत ज्यादा यूजफुल है। वो देखिए, इट इज नोन एज समेटेड रेटिंग स्केल, ये रेटिंग स्केल है। इट कंसिस्ट ऑफ सीरीज ऑफ स्टेटमेंट कंसर्निंग एन एटीट्यूड, जो भी पॉइंट एग्री डिसएग्री जो टर्म है आपके एटीट्यूड के फॉर्म में ये डिस्क्राइब कर देगा, स्टेटमेंट दे देगा। अब आप उसको एग्री करोगे, डिसएग्री करोगे, और जितना भी नंबर ऑफ एग्री डिसएग्री और जो टर्म हमारे पास आएगा, हम उसके बेसिस पे फर्दर कैलकुलेशन, अपना रिसर्च का वर्क जो है वो आगे बढ़ाने वाले हैं। बट हाँ, लिंकर्ट स्केल, ये चीज ध्यान में रखिएगा, जितने भी आपको अगर यूज करना होगा ना मार्केटिंग में, मैक्सिमम केसेस में आपको ये, जब पब्लिक ओपिनियन लेना है तो यही चीज यूज होगा। आपको अगर ये सारा, जैसे मान लो ये मॉल का ही दे रहा है अलग अलग, Yes, ma'am. तो मॉल अगर आपको ओपन करना है तो इस तरह से आप पब्लिक ओपिनियन कंसिडर कर रहे हैं और उसके बेसिस पे भी मॉल बना रहे हैं, इसका ओपिनियन कहीं ना कहीं यूज कर रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग डिजाइनिंग कर रहे हैं अपने मॉल का, तो वो सब चीज यूजफुल हो सकता है जिससे आप मतलब ज्यादा वर्क कर सकते हैं। इसमें और कुछ तो कोई पॉइंट है नहीं, समझने वाली चीज। Oh, ma'am. Yes, ma'am. Easy है ma'am. ये लिंकर्ट इजी भी है, यूजफुल भी है। देखो इसके बाद क्या है, सिमेंटिक डिफरेंशियल स्केल, ये भी उसी तरह का ही है बट यहाँ पे थोड़ा चेंज होता है। It is very similar to Linkert scale. It also consists of number of items to be rated by the respondent. इसमें ये भी मेंशन किया रहता है कितना जो आपने रेट दिया है वो भी डिपेंड करता है। अब यहाँ पे एक चीज सिमेंटिक में चेंज आ जाता है, डिफरेंशियल स्केल, सिमेंटिक डिफरेंशियल स्केल जो है ये बाइपोलर एडजेक्टिव और फ्रेज को यूज करता है।
देयर इज नो स्टेटमेंट इन सिमेंटिक डिफरेंशियल स्केल। इसमें आपको डायरेक्टली स्टेटमेंट नहीं पूछेगा, और स्टेटमेंट तो पूछेगा ही नहीं डायरेक्टली, और उस टर्म में एग्जैक्टली एक सिंगल ऑप्शंस नहीं मिल जाएगा आपको। यहाँ पे थोड़ा चेंज रहेगा। जैसे देखिए इसमें नंबर ऑफ रिस्पोंडेंट के साथ क्या बोल रहा है आपके पास, नंबर ऑफ रिस्पोंडेंट के साथ आइटम्स जिसमें रिस्पॉन्ड आपने किया है वो भी मेंशन होता है। जैसे देखो, प्लीज रेट द 5 रियल एस्टेट डेवलपर्स मेंशन्ड बिलो। अब ये 4 दिया हुआ है, आपके पास अलग अलग केसेस दिए हुए हैं रेटिंग का, जो कि मोर देन आपके पास क्या था, हमारे पास पहले क्या था, जो स्केलिंग याद होगा, +2 +1 0 -1 -2 इतना तक ही जा रहा था। इससे ज्यादा भी हो Yes, ma'am. सकता है, कम भी हो सकता है। अब देखो इसमें जो टर्म है ये पहले से हमने डिफाइन किया हुआ है। जैसे रिलायबिलिटी, रिलायबल, नॉट रिलायबल, ये 5 जो भी डेवलपर हैं रियल एस्टेट के, उसमें हमने कुछ टर्म्स डिफाइन किया हुआ है पहले से। अब उसके बेसिस पे स्केलिंग करना है। पहले यहाँ पे जो टर्म था ये एक टर्म आंसर के फॉर्म में गिवन था। जैसे यहाँ देखिए स्ट्रांगली स्टेटमेंट के फॉर्म में दिया है और स्ट्रांगली एग्री डिसएग्री ऑप्शंस दे दिया है। यहाँ Yes, वो नहीं किया है, यहाँ पे क्राइटेरिया डिवाइड कर दिया है। रिलायबल कोई पर्टिकुलर ये जो है आंसर, नॉट रिलायबल, रिलायबल, इसमें आपको रेटिंग करना है। लिंकर्ट स्केल के जैसा ही रेटिंग करना है, बट रिलायबल और नॉट रिलायबल में आप इसको कहाँ रखते हैं, 0 -1, नॉट रिलायबल के नजदीक कहीं ना कहीं आ जाएगा। इधर है रिलायबल 100%। एक्सपेंसिव, नॉट एक्सपेंसिव, वर्ड डिफाइन कर दिया है। अब जो इंफॉर्मेशन मिलेगा वो इसके फॉर्म में आपको मिलेगा, स्टेटमेंट के फॉर्म में नहीं मिलेगा। पहले क्या लिखता था, स्टेटमेंट के फॉर्म में, ये जो स्टेटमेंट है आप उससे एग्री करते हैं, डिसएग्री करते हैं। yes, ma'am. रिस्पॉन्स हम वैसे ही कलेक्ट कर रहे हैं, ये जो रिस्पॉन्स है ना, रिस्पॉन्स हम वैसे ही कलेक्ट कर रहे हैं, लेकिन स्टेटमेंट के फॉर्म में इंफॉर्मेशन नहीं है हमारे नहीं, पास। नंबर के फॉर्म। हाँ, नंबर के फॉर्म में, और वर्ड्स डिफाइन किया हुआ है, ट्रस्टवर्दी, रैंकिंग कर दिया है, ये Yes, नहीं है, ये है नहीं है। ट्रस्टवर्दी है तो कितना ट्रस्टवर्दी है, उसमें रेटिंग आप कर लो। नॉट ट्रस्टवर्दी है तो कितना है। अल्टीमेटली डिलीवरी जो है वो टाइमली, सॉरी अनटाइमली डिलीवरी, टाइमली डिलीवरी। स्ट्रॉन्ग ब्रांड इमेज, पुअर ब्रांड इमेज, इसमें आप इसको कहाँ रखते हैं, तो ये वर्ड डिफाइन किया गया है। और उस केस में क्या किया गया था, स्टेटमेंट के फॉर्म में आपको बोला गया, मतलब समझा दिया गया और आप ऐसे करो। तो ये जो टर्म है ये एक ढंग से थोड़ा ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, तो बहुत ज्यादा यूजफुल नहीं होता। यूज होता है इसका भी, बहुत सारे केसेस में यूज होता है, जहां आपको समझदार लोग मिल जाएंगे, मतलब रैंकिंग इस तरह से डिफाइन करने के लिए। लेकिन ये सोशल साइंस में बहुत सारे केसेस में नहीं हो सकता, क्योंकि सोशल साइंस में बहुत सारा टर्म है जहां आप 2 एक्सट्रीम कंडीशन को डिफाइन करने के कंडीशन में नहीं आ सकते। जैसे यहाँ भी चाहो तो सोशल में भी कुछ क्राइटेरिया है, जैसे एजुकेटेड, अनएजुकेटेड कर सकते हो, इंटेलिजेंट, नॉट इंटेलिजेंट, गुड, ऑनेस्ट, डिसऑनेस्ट डिफाइड कर सकते हो, वो भी कर दिया जा सकता है। लेकिन ये जो है समझना, अगर पीपल्स ओपिनियन लेना है तो ये किसी को समझाना और समझना, किसी के लिए आंसर करना ज्यादा आसान होगा एज कंपेयर टू दैट। क्योंकि आप यहाँ सिंपल एक स्टेटमेंट, एक लाइन पूछ रहे हैं और उसको ओपिनियन देने बोल रहे हैं। अब ये आसान उसके लिए ज्यादा होगा कि यहाँ पे आप करेंगे तब ज्यादा होगा, वो समझना ज्यादा आसान है। क्योंकि ये करने के लिए क्या करना होगा, आपको उसके पहले का ये इन्फॉर्मेशन पता होना चाहिए कि आप इसमें रैंकिंग करना है। ये सारे क्या बोलते हैं, रियल एस्टेट के डेवलपर हैं, उनकी बात कर रहे हैं हम लोग, रैंकिंग में ऐसे डिवाइड कर रहे हैं। फर्स्ट है वो आंसर का, सेकेंड रहेगा का, थर्ड इसका, ये सब पता हो। मैम यूजफुल और एग्री तो लिकर्ट स्केल ही है ना? हाँ, यूजफुल और इजी। हाँ, लिंकर्ट स्केल ही है, वही तो बोला। यस मैम। वो समझना ज्यादा आसान है। ये आप एजुकेटेड पीपल नहीं भी होंगे ना, तब यस मैम। ये चीज पूछोगे तो ये आंसर आपको मिल जाएगा। पब्लिक ओपिनियन लेने के लिए सोशल फॉर्म में, जो आप साइकोलॉजिकल फैक्ट्स अगर समझना चाहते हैं तो ये ज्यादा लोगों को समझ में आएगा। लेकिन ये जो है ना, इसके लिए कुछ प्रायर इंफॉर्मेशन पता होना ज्यादा जरूरी होता है।
मतलब ये आप Yes, ma'am. है तब इतना फिर आप रिस्पॉन्स वैसे करके दे सकते हो। लेकिन ये जो है और ये हर केस में अप्लाई हो सकता है, ये मैक्सिमम केस में अप्लाई हो सकता है। जैसे मान लो प्राइसेस ऑफ द आइटम इज रीजनेबल और नॉट, जो लोग खरीद रहा है उसको पता है क्या प्राइस है, मॉल का प्राइस जो है वो रीजनेबल होता है या नहीं, ये मालूम है। तो ये सिंपल कोई भी आंसर कर सकता है इसका। अब यहाँ वाले की बात करें तो रियल स्टेट वाला ये जो बात कर रहा है, ये सारे रियल स्टेट से अगर जो कोई डील किया होगा, रिलायबल है नहीं रिलायबल है, वो टर्म्स दे रहे हैं, तो इस केस में आपको ये पहले का इंफॉर्मेशन पता होना, देन हम ये जो नॉट रिलायबल है ये 1 लिख रहा है, ये जो 1 है इसके लिए हम बोल रहे हैं रिलायबिलिटी और नॉट रिलायबिलिटी में इसका आंसर करो आप। सेकंड के लिए इस केस में आंसर करो, तो यहाँ पे आपको इन सब क्वेश्चन का आंसर करना है, आपको ये प्रायर इन्फॉर्मेशन होना चाहिए और इसको समझने के लिए थोड़ा ज्यादा दिमाग चाहिए एज कम्पेयर। Yes, ma'am. ये Linkert scale. भी ले सकते हो, किसी से भी ले सकते हो ये ओपिनियन। सोशियल ये बेसिकली साइकोलॉजिकल फैक्ट्स को समझने के लिए और सोशियोलॉजिकल फैक्ट्स को समझने के लिए ज़्यादा यूजफुल होता है, क्योंकि साइकोलॉजिकल में बहुत सारे केसेस में आप रैंकिंग नहीं कर सकते, सब कुछ समझा नहीं सकते, और सोसाइटी में भी हमारे इतना वेरिएशन है कि पब्लिक ओपिनियन को हो सकता है किसी एक स्टेटमेंट को जितना वाइड रेंज में आप समझ रहे हैं कोई और उतना वाइड रेंज में उसको ना समझे। तो इस चीज को समझने के लिए ये जो है वो बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है एज कम्पेयर टू एनी ऑफ द स्केल। कोई भी स्केल आप लो, रैंकिंग ऑर्डरिंग जो भी टर्म है वहाँ पे आपको मैथमेटिकल टर्म्स और वो सब समझना जानना जरूरी है, बट इस केस में सिर्फ ओपिनियन बेस्ड है। आपको क्या लगता है आप कितने इंटेलिजेंट हैं, सपोज यही क्वेश्चन पूछा जाए, अब उसमें ठीक है कितने, आपको क्या लगता है आप इंटेलिजेंट हैं या नहीं, ये क्वेश्चन है या नहीं। तो स्ट्रांगली एग्री डिसएग्री इस स्टेटमेंट से आप एग्री करते हो नहीं करते हो, कितना करते हो, नेदर एग्री नॉट डिसएग्री वाला ये कंडीशन, तो ये एक्सप्लेनेशन देना किसी के लिए भी आसान हो जाता है और वो कोई भी सोच सकता है, सोच के बता सकता है। बाकी सारे केसेस में वो चीज नहीं होता। सिमेंटिक डिफरेंशियल आइटम, चलो देखो इसमें भी वही चीज है। The respondent were asked to take out the 7 categories described by their views on attitude। मान लीजिए competition of being delighted, I feel, किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए रिस्पॉन्स मांग रहा है, आई फील, ऑप्शंस दे दिया, डिलाइटेड, प्लीज्ड, मोस्टली सेटिस्फाइड। इसमें देखना हमेशा 7 टर्म आएगा, लिंकर्ट में 5 था, इसमें 7 होगा। Yes, ma'am. होगा आपका। हाँ Yes, ma'am. First stone में 11 है। हाँ नेक्स्ट में, हाँ तो यही चीज हमें लिंकर्ट स्केल में जब जाओगे तो पर्टिकुलर प्रोडक्ट का अब इसके बेसिस पे वर्ड्स डिफाइन कर दिया है, 7 स्केलिंग पार्ट्स, अब इसके बेसिस पे आंसर करो। डिलाइटेड, प्लीज, मोस्टली सेटिस्फाइड, इक्वली सेटिस्फाइड एंड डिससेटिस्फाइड, मोस्टली डिससेटिस्फाइड, अनहैप्पी, टेरेबल। तो एक में देखिएगा पॉजिटिव वर्ड जाएगा, पॉजिटिव इंक्रीज होगा एट 3rd लेवल तक, फिर एक 0 पॉइंट, देन अगेन नेगेटिव, या फिर पहले नेगेटिव पॉजिटिव फॉर्म में जाए, जो भी हो इसी फॉर्म में रहेगा। तो इस तरह से भी इसमें और हो सकता है, सिमेंटिक वाले में ये वाला रैंकिंग भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। यहाँ पे वर्ड्स में डिफाइन कर दिया गया है, जैसे में किया गया है ना, लेक्चर के फॉर्म में ही ये वर्ड डिफाइन किया है। ठीक है, इतना। इसके बाद है थर्ड स्टोन स्केल। स्टोन स्केल जो है वो आपका किसमें कंपैरेटिव वाले में आया था ना, और ये कंटिन्यूअस स्केल है, देख लो एक बार। अच्छा इसमें तो दिया ही नहीं है, अच्छा उससे रिलेटेड ही है वो वाला कंटिन्यूअस रेटिंग स्केल। लिंकर्ट तो आइटमाइज्ड रेटिंग स्केल है ना, कंटिन्यूअस रेटिंग स्केल में क्यों दे रहा है, क्या लिखे हैं। अच्छा कंटिन्यूअस, ये नॉन कंटिन्यूअस लिंकर्ट स्केल तो इसी में दे रहा है। लिंकर्ट तो कौन इसमें होगा ना, कॉम्परेटिव में। नॉन कॉम्परेटिव है, कंपैरेटिव नहीं होगा, नॉन कंपैरेटिव होगा। कंपैरेटिव तो दो में कंपैरिजन कर रहे हैं ना, यहाँ पे आप रैंकिंग कर रहे हैं कहीं ना। ये जो टर्म आ रहा है
ये जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं ये क्या कर रहे हैं, कंपैरिजन थोड़ी कर रहे हैं, इस स्टेटमेंट को ये कर रहे हैं, जज कर रहे हैं। यस मैम, नॉन कॉम्परेटिव स्किल में नॉन आएगा। कॉम्पेरेटिव है ये, यस कंपैरेटिव वाला केस उधर था, पेयर्ड वाला था। थर्स्ट ऑन स्केल, एक मिनट रुक जाओ तो, मेरिट्स ऑफ थर्स्ट ऑन मेंशन तो दिया नहीं है, फिर बता रहा है सर उसके बेसिस पे व्हाट आर द एमडीएस, लिमिटेशन ऑफ एमडीएस, क्राइटेरिया ऑफ गुड टेस्ट। चलो समराइज करते करते चले जाते हैं। थर्स्ट ऑन स्केल is also known as an equal appearing double scale। इसमें है आपको generate करना है, to generate large number of statements relating to attitude। The statement are given to the group 20 to 30 were asked to classify this। थर्ड स्टेप वाइज बेटर है, एग्जाम्पल हम बोल लेंगे। देखो हमारे पास टर्म्स है, पहला तो स्टेटमेंट जनरेट करना है, जो भी स्टेटमेंट है उसको। सेकंड है स्टेटमेंट को हमें ग्रुप वाइज डिवाइड कर देना है अकॉर्डिंग टू जो भी उसका फेवरेबल और नॉन फेवरेबल कंडीशन होगा वो। देन है हमें 11 पाइल्स का जजमेंट करना है, मतलब जैसे हमारे पास 5 था 7 था, यहाँ पे 11 पाइल्स है। देन study of the frequency of the each statement, then select 1 or 2 statements from each pile and find for the final scale, then given to the list of statements। एग्जाम्पल क्या है हमारे पास, क्राइम एंड वायलेंस इन मूवीज, ये हमारा स्टेटमेंट है। अब इसके अकॉर्डिंग इसमें हम स्टडी कर रहे हैं दोनों बेसिस पे, मतलब स्टडी कर रहे हैं मूवीज के क्राइम एंड वायलेंस पे। So all movies with crime and violence should be prohibited by law। ये हमने एक स्टेटमेंट है जिसको जज करना है, मतलब फर्स्ट स्टेप इज द फॉर्मेशन ऑफ स्टेटमेंट। दूसरा है सेकंड स्टेप हमारा क्या था, स्केलिंग में डिफाइन करना, डिवाइड करना। अब ये जो है वॉचिंग क्राइम एंड वायलेंस इन मूवीज इज अ वेस्ट ऑफ टाइम, इस पे कंक्लूजन निकाला जा रहा है। ये पहले तो कहा गया ये प्रोहिबिटेड बाय लॉ, देन वाचिंग क्राइम एंड वायलेंस इन मूवी इज अ वेस्ट ऑफ टाइम, पहले एक रेटिंग। मोस्ट मूवीज विथ क्राइम आर बैड एंड हार्मफुल, थर्ड स्टेप। ये भी कंक्लूजन, अब इसके बेसिस पे पहले इसका एनालिसिस कर लो, फिर देखना स्टेप से कंपेयर करना। द डायरेक्शन and the theme is in most crime movies are monotonous। Next है watching a movie with crime and violence doesn't interfere with my routine life। Next, I have no opinion, this is a midpoint, I have no opinion one way or another about watching movies with crime and violence। Third, सारा negative points are positive आ जाएगा, I like to watch movies with crime and violence। Most movies with crime and violence are interesting and absorbing। Crime movies act as a knowledge bank gained by the audience। People learn how to be safe and protect oneself while seeing their movies seeing a movie on a crime। Watching crime in a movie doesn't harm your lifestyle। अब देखो इन सब ये जो स्केलिंग है, ये जो आपने एक स्टेटमेंट लिया क्राइम और वायलेंस का, हमको स्टडी कर रहे हैं और विद द हेल्प ऑफ जो 11 सेगमेंटेशन में हमें डिवाइड करना था, ये 11 सेगमेंट्स में ऑब्वियसली जितना भी टर्म अभी हमने लिंकर्ड स्केल पढ़ा, सिमेंटिक डिफरेंशियल स्केल पढ़ा, जो एक पॉइंट मिड पॉइंट आएगा दैट इज 0, 5 आपका अपर पार्ट और ये 5 जो है ये पार्ट, वो हमेशा नेगेटिव और पॉजिटिव टर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब ये डिवीजन हम लोग करेंगे कैसे ये देखना है, इसमें हमें देखना पड़ेगा जो जो टर्म्स है उसका रेटिंग करना पड़ेगा। 11 टर्म्स हैं तो रेटिंग कभी भी करिएगा तो आपके पास 5 रेटिंग जो होगा, 4 रेटिंग से 10 से आ जाओ, ये जो रेटिंग है 5, फर्स्ट 5 और जो लास्ट 5 है
ये नेगेटिव Yes, ma'am. वाला पोर्शन और ये पॉजिटिव वाला पोर्शन, और ये जो होगा वो 0 पॉइंट रिप्रेजेंट करेगा। अब जितना भी नेगेटिव एस्पेक्ट है, 5 नेगेटिव एस्पेक्ट आप ढूंढ लो, 5 पॉजिटिव एस्पेक्ट आप ढूंढ लो। थर्ड पॉइंट देखिए, अनफेवरेबल, ये बोला था ना, मोस्ट फेवरेबल, अनफेवरेबल, न्यूट्रल पॉइंट 6 ढूंढना है थर्ड स्टेप में, न्यूट्रल पॉइंट। अब बाकी जो भी फ्रीक्वेंसी है उसको हमें जज करना है और स्कैटर कर देना है, फर्स्ट 5, लास्ट 5 और बीच का जो भी टर्म है दैट इज अ न्यूट्रल पॉइंट, ये जज करना होगा। न्यूट्रल पॉइंट तो वो 11 वाला होगा ना? 6 ना, 6 होगा। 6 और फर्स्ट 5 पॉइंट नेगेटिव होगा और फर्स्ट 5 सेकंड नेगेटिव, नेक्स्ट सेकंड 5 जो लास्ट 5 जो होगा वो पॉजिटिव होगा, मिड जो होगा दैट इज 0, दैट इज न्यूट्रल पॉइंट। लिखा भी है यहाँ पे देखो आप, बाकी सब में जो होता है वही है, 11 पाइल है ना, सो पाइल 6 जो है दैट इज द न्यूट्रल पॉइंट। इसी के बेसिस पे हम निकाल रहे हैं, मतलब ये जो टर्म 7 था यहाँ पे इक्वली सेटिस्फाइड, नॉट सेटिस्फाइड, स्टेटमेंट पढ़ लो, उसी से क्लियर हो जाएगा। आई हैव नो ओपिनियन वन वे और अदर वॉचिंग मूवीज विद क्राइम, पॉजिटिव नेगेटिव जो भी, यहाँ पे तो पॉजिटिव टर्म यही हो गया ना, क्राइम वायलेंस की बात कर रहे हैं, उसका जो टर्म है एक सेगमेंट में आप पूरा पॉजिटिव, जैसे स्ट्रांगली एग्री डिसएग्री वाला टर्म था, वैसे ही इसमें पॉजिटिव नेगेटिव चले जाएंगे, इसमें 11 पाइल्स होंगे आपके, और उसमें जो था 7 था, एक में 5 है, तो उसी में के बेसिस पे कंपैरिजन करना है। अब ये सेगमेंटेशन कैसे करना है, ये आपको इस केस में पूरा एकदम, मतलब जब तक पूरा डिटेल्ड स्टडी नहीं करोगे तब तक ये सेगमेंटेशन करना मुश्किल होगा। बाकी सारे में कर सकते हैं आप, बाकी सारे में क्या लिंकर्ट में डायरेक्टली हो जाता है, बहुत आसान हो जाता है। ये जो सिमेंटिक डिफरेंशियल वाला है उसमें भी थोड़ा मुश्किल हो, ये वाला, क्योंकि आपको सुटेबल वर्ड डिफाइन करना पड़ेगा, है ना, यहाँ पे सुटेबल वर्ड डिफाइन करना पड़ेगा ना। यस मैम। डिलाइटेड, प्लीज, मोस्ट डिससेटिस्फाइड, सेटिस्फाइड है, मोस्टली सेटिस्फाइड, मोस्टली डिससेटिस्फाइड, ये जब ये दोनों तो खैर मिल जाता है आराम से, मिड पॉइंट मिल जाएगा, इसके जस्ट जो नियर अबाउट जो भी जो टर्म्स होंगे वो भी मिल जाएंगे, इसके बाद वाला भी मोर और लेस मिल जाता है, और ये जो 1 और 7 है ये दोनों वर्ड, और वो भी एक्यूरेट वर्ड डिफाइन करना होता है। क्योंकि जब भी आप जो टर्म्स यूज करेंगे यहाँ पे तो वही चीज है, जब तक एग्जैक्ट वर्ड डिफाइन नहीं कर रहे हैं तब तक आपको आंसर मिलेगा नहीं, तो एग्जैक्ट वर्ड डिफाइन करना जरूरत है, मतलब जरूरी है यहाँ पे। ये जो थन जो नेक्स्ट स्टोन है ना, मतलब सस स्टोन स्केल, ये बहुत ज़्यादा यूज होता नहीं है, बिकॉज हमें हमारे पास यहाँ पे सारा एट्रीब्यूट के टर्म में सब कुछ डिफाइन करना पड़ेगा, एक एक टर्म, ये डिस्क्रिप्शन। अब इसके बाद इतने को पढ़ो और इससे पे ओपिनियन मांगो, पब्लिक ओपिनियन, ये जो भी देगा इट इज गोइंग टू बी वेरी टाइम टेकिंग। यस मैम, बोर हो जाएगा, देगा ही नहीं। हाँ, बहुत रेयरली मिलने वाला है, और ये तब होता है ना जब बहुत ही ज्यादा इन डेप्थ स्टडी हो रहा होता है, ये उस तरह Yes. जो एक्सपर्ट एडवाइस लेने वाला केस हो जाता है, क्योंकि बहुत कम केसेस में मिलेगा। इस केस में आपको अगर इतना सोच के अगर कोई आंसर कर रहा है देन दैट मीन्स कि आपको मैक्सिमम वो 5 से 7 क्वेश्चन का आंसर कर सकता है, 30, 32, 40 क्वेश्चन जैसे आप पूछते हो मार्केटिंग में वो नहीं पूछा जा सकता, और उतना पूछ के कोई आंसर करे वो इरिटेट होकर आंसर करना ही बंद कर देगा। यस मैम। सो ये बहुत कम यूज होता है, और बहुत कम केसेस में, जैसे जहाँ ये पूरा इम्पैक्ट हम स्टडी कर रहे हैं ना, इम्पैक्ट क्राइम और वो का कहाँ था ये वाला टर्म, क्राइम एंड वायलेंस और मूवी का जो भी है, ये पूरा इम्पैक्ट बहुत लार्ज स्केल पे स्टडी कर रहे हैं, तब हम इतना इन डेप्थ स्टडी कर सकते हैं, बाकी केसेस में तो करेंगे ही नहीं। ठीक है, देखते हैं इसको हम लोग फिर नेक्स्ट डे कंटिन्यू उसके बाद। यस मैम, एमडीएस होगा, मल्टी डायमेंशनल स्केलिंग। मल्टी
क्या बोल रहे हैं? मल्टी डायमेंशनल स्केलिंग, MDS। मल्टी डायमेंशनल जो है वो तो बहुत ज्यादा है, ये सब पता नहीं इतना ज्यादा स्टडी, हालांकि मार्केटिंग एनालिसिस में इतना यूज होता है, लेकिन जो ये टर्म्स है ना वो बहुत ज्यादा, मतलब क्या कहा जाए, बहुत ब्रॉडर टर्म है। मल्टी डायमेंशनल जो बोल रहा है, मल्टी डायमेंशन मीन्स आप किसी एक डायमेंशन प्रोडक्ट की क्वालिटी की बात नहीं कर रहे हैं, बहुत सारे डायमेंशन, प्रोडक्ट का साइज, वेट, एवरी फैक्टर को आप एक साथ स्टडी कर रहे हैं। ऐसे जब हम लोग देखते हैं तो मान लो सिर्फ प्राइस के बेसिस पे किसी भी प्रोडक्ट को जज कर रहे हैं, तो दैट इज ओनली वन डायमेंशन यू आर डिस्कसिंग। अब यस मैम। डायमेंशन ले लो, सारा का सारा, उसका मार्केट फैक्टर, उसका ब्रांड एम्बेसडर, उसका लेके ये सब एवरीथिंग, कुछ भी ऐसा नहीं, कोई डायमेंशन ही नहीं, प्राइस, क्वालिटी, सब देख दैट। एवरीथिंग। अब उसका यूजेबिलिटी, यूज का जो मतलब जितने फैक्टर्स किस तरह के लोग यूज करते हैं, एवरी फैक्टर, हम मल्टी डायमेंशन की बात करते हैं। यस। और उसका फिर जो भी वो स्टडी करेंगे उसके बेसिस पे जो रिजल्ट्स लाएंगे वो ठीक है, वो हम लोग नेक्स्ट डे करेंगे। यस मैम। ओके देन। मैम असाइनमेंट। हाँ कुछ कुछ हम कर दिए हैं, बट अभी तो है नहीं मेरे पास, वो कर यस मैम। आपको 1-2 दिन में। ओके। ठीक है, अभी तो 2 जून ही है ना, हाँ हो जाएगा। यस।